ठीक है ना। तो शुरू करें भाई, क्लास टाइम हो गया आप लोगों का। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। मेरी आवाज़ जा रही है ना सब लोगों को भाई? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। चलिए, तो लास्ट क्लास में ये एचपी कौन है भाई? नाम से पूरे पूरे हार्दिक प्रसाद। एचपी क्या है? हम्म, बेटा मैंने भेजा था दिव्या, सबको लिंक भेजा था मैंने। चलिए अभी वीडियो भेज दिया, वीडियो देख लीजिएगा। मैंने लिंक भेजा था, ऐसी बात नहीं है। सारे बच्चे थे। आपको बाई चांस हो सकता है लिंक तो मैंने सारे ग्रुप में भेजा था कि नहीं भेजा था, या किसी ग्रुप में नहीं किया था सेकेंड बार? बोलो भाई। आई थिंक सारे ग्रुप में हमने भेजा था लिंक। वो तो लिंक, अब देखो टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी कभी ऐसा होता है। चलिए मैंने वीडियोस भेज दिए हैं दोनों का, देख लीजिएगा आप। अगर मान लिया किसी ग्रुप में नहीं गया था, ठीक है ना, तो हो सकता है कि अरे क्या बताऊं, अब इसीलिए मैंने आज आप लोग का इंशाल्लाह लिंक नहीं जाएगा, क्योंकि जो टेक्निकल डिफॉल्ट था वो लिंक, वो उसको बात को सही कर दिया गया है। आवाज़ नहीं जा रही है क्या? अब देखिए अजीम साहब बोल रहे हैं कि सर आवाज़ नहीं जा रही है। आई थिंक ये आवाज़ जा रही होगी। देखो, टेक्निकल चीज़ें हैं, हर जगह परफेक्ट होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी होती है तो देखो अब। ठीक है ना। चलो तो अब क्लास शुरू करते हैं। देखो क्या होता है ना, टेक्निकल चीज़ों में कभी कभी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाती है। तो कल हमने लीवर का कुछ बेसिक बात बताया था, बहुत डिटेल में हमने नहीं डिस्कस किया था, ज़रूरत भी नहीं है उतना डिटेल में जाने का। ठीक है ना। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि पहले से हमने बहुत शॉर्ट कर दिया लीवर ओवर के बारे में, क्योंकि वो सारी चीज़ें आती नहीं है। ठीक है ना। अब आइए, हमने कहा था आपको कि कल हम लोग पेंक्रियाज का और गॉल ब्लैडर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। क्या रेक्टम में डिसेंडिंग कोलोन ओपन कराएगा, या सिग्माइड कराएगा भाई? सिग्माइड कराएगा। नहीं, जो डायग्राम में दिखा रहा है वही सही है, ठीक है ना। सुमैया बेटा, जो डायग्राम में दिखा रहा है वही सही है, बिल्कुल 100%। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, मैंने क्लास में भी ये बोला था। और जो डायग्राम में दिखा रहा है वही परफेक्ट है, वही सही है। कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक्स हो जाते हैं। सुमैया ने क्वेश्चन पूछा कि सर थ्योरी में तो डिसेंडिंग कोलोन लिख रहा है एनसीईआरटी के थ्योरी में, और डायग्राम में सिग्मॉइड कोलोन को दिखा रहा है। बिल्कुल आप बेफिक्र होकर, सिग्मॉइड कोलोन इज ओपन इनटू द रेक्टम। ठीक है ना। चलिए, तो ये बात हो गई। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो आप बेफिक्र होकर उसके लिए ये रहिए। हम लोगों ने क्या कहा था मैंने कि पैंक्रियाज, देखो लीवर को हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहेंगे कि इंडोक्राइन क्राइन या एक्सोक्राइन? तो आप सबको होगी सर हेट्रोक्राइन। पैंक्रियाज, अच्छा लीवर का वेट कितना होता है? एनसीईआरटी के बुक में आपने सुमैया पढ़ा है, कितना वेट है? वेट ऑफ लीवर जो एनसीईआरटी के बुक में दिया है, ये याद रखिएगा। 1.2 kg टू 1.5 kg, ये याद रखिएगा। एनसीईआरटी के बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है ना। एनसीईआरटी के बुक में ये ऐसे रेंज में दिया है। थोड़ा सा छोटा फीमेल में होता है और थोड़ा सा बड़ा मेल में होता है। अब पैंक्रियाज देखो लिखता है पूरा पैंक्रियाज, इसका मतलब ये नहीं कि पुल्डा ले वर्ड है। तो पैंक्रियाज जो होता है, इस ये भी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, आप सबको मालूम है। ये तो इसमें कुछ पूछने की बात भी नहीं है। हेट्रोक्राइन या मिक्स ग्लैंड, हेट्रोक्राइन या मिक्स ग्लैंड है, जस्ट लाइक लीवर। ठीक है ना। पैंक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है? तो विद इन किसमें? लोब्यूल ऑफ डुओडिनम। लोब्यूल ऑफ डुओडिनम नहीं, विद इन क्या कह सकते हैं उसको हम लोग? जैसे कि इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे पेंक्रियाज है तो इसके लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे? विद इन क्या कहेंगे, किसी को आइडिया है? तुम लोग दो आइडिया, क्या कहेंगे? लिम्ब ऑफ डुओडिनम कहना ठीक रहेगा? चलो लिख देते हैं, लिम्ब ऑफ डुओडिनम। ठीक है ना, लिम्ब ऑफ। चलो सुमैया ने कहा कि सर ये लीजिए, तो बेटर टर्म इसके लिए एक और बेटर टर्म इस्तेमाल होता है, विद इन लिम्ब ऑफ डुओडिनम। अब देखो पेंक्रियाज, जैसे कि ये डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं तो हटा रहा हूँ। अब पेंक्रियाज के बारे में कहा जाए
तो पैंक्रियाज में, ये है पैंक्रियाज, बड़ा सा मैं डायग्राम बना रहा हूँ। पैंक्रियाज में एक जो आपको आई थिंक नहीं, आप लोगों को नहीं बताया होगा, ये बताइए, पैंक्रियाज में मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होता है और ये पैंक्रियाटिक डक्ट होता है, ये तो आपको मालूम ही है। एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, मेनली पैंक्रियाटिक जूस किससे जाता है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से या एक्सेसरी से? तो मेन से, मेन से जाता है। अब पैंक्रियाज में हेटेरोक्राइन पोर्शन भी है, इंडोक्राइन पोर्शन भी है। ये जैसे कि इंडोक्राइन पोर्शन है, ये सब इंडोक्राइन पोर्शन है। ये जो आपको मैं इसको पिंक कहेंगे ना या रेड कहेंगे, जो भी कहेंगे, ये कलर जो भी है, भाई कलर का मुझे बहुत डिफिकल्टी होता है, मे बी आई एम सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आई थिंक पिंक है कि रेड है, जो क्या है इसी, ये कौन सा कलर है? ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखो, उसके बाद चलो अब देखिए, ये है एक्सोक्राइन पोर्शन। तो पैंक्रियाज में डायग्राम देख के ही पता चल रहा होगा कि एक्सोक्राइन पोर्शन ज्यादा बड़ा होगा या इंडोक्राइन पोर्शन ज्यादा बड़ा होगा, आप बताइए। नहीं, एक्सोक्राइन पोर्शन ज्यादा होगा या इंडोक्राइन पोर्शन ज्यादा होगा? तो कोई भी कह सकता है, देखो ये क्वेश्चन भी आता है, अरे लाल वाला, ये लाल जो है ना, लाल जिसको आप लोग लाल कर रहे हो, ये लाल जो है, ये रेड वाला क्या है, इंडोक्राइन पोर्शन है। और इंडोक्राइन पोर्शन को हम लोग आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो आपसे कहा जाए पैंक्रियाज में ज्यादा एक्सटेंसिव कौन फैला हुआ है, कौन फैला हुआ है ज्यादा एक्सटेंसिव, इंडोक्राइन पोर्शन या एक्सोक्राइन पोर्शन? तो आपको 90, देखो 98 से 99% जो होता है वो कौन सा है, एक्सोक्राइन पोर्शन है, और सिर्फ 1 से 2% इंडोक्राइन पोर्शन है। तो पहला तो आपको ये याद रखना होगा, या भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो प्लीज कीप इन योर मेमोरी कि 1 से 2% क्या है, इंडोक्राइन पोर्शन। और इसका नंबर काउंट करोगे तो 1 से 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्यों कहते हैं? लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस पोर्शन की डिस्कवरी सबसे पहले की थी, इसलिए इसको आइलेट ऑफ लैंगर। और पूरे पैंक्रियाज में सिर्फ ये 1 से 2% कंस्टिट्यूट करता है। तो इंडोक्राइन पोर्शन बहुत कम होता है, मेनली एक्सोक्राइन पोर्शन होता है। और एक्सोक्राइन पोर्शन में हमने सिर्फ एक को ग्लैंड को दिखाया है, जिसको आप कौन सा ग्लैंड कहेंगे, कंपाउंड अल्वेलर ग्लैंड, ठीक है ना। इसमें ये सेक्रेटरी पोर्शन है, ये है सेक्रेटरी पोर्शन। याद आ रहा है ना कुछ, कंपाउंड अल्वेलर ग्लैंड या कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड, याद आ रहा है कुछ टिश्यू वाला? हाँ दिव्या, साथ आप लोगों ने इंडोक्राइन पोर्शन कराया था, तो ये कंपाउंड अल्वेलर ग्लैंड है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसीलिए ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो आप लोगों ने कहा कि सर ये एनसीईआरटी में नहीं है। सुमैया याद है ना, आप बोलती थी कि सर इस चैप्टर में तो एनसीईआरटी से ही आएगा। देखो बेटा, जो भी पढ़ाता हूँ वो कहीं ना कहीं वो आपके लिए रेलिवेंट चीज़ है वही बताता हूँ, इररिलेवेंट चीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ। अब देखो, जैसे लीवर में बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जो हम पहले सीपीएमटी में आता था, एमयू में आता था, वो पढ़ाते थे, लेकिन अब जरूरत नहीं है, उन चीज़ों पे आता ही नहीं क्वेश्चन, तो हमने उसको स्किप कर दिया। जो आपके लिए रेलिवेंट है वही बात हम पढ़ाते हैं, समझ रहे हैं सुमैया? आपको थोड़ा सा ये कंसर्न रहता है ना कि सर ये नीट में आएगा, ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, जो पढ़ा रहा हूँ बताओ, उन सबकी ईमानदारी से पढ़ो। एनसीईआरटी की चीज़ें आपसे स्किप नहीं होंगी। अगर कहीं कोई स्किप हो जाए तो आप मुझे याद दिला दिया करना, ठीक है ना। आप सब लोग याद दिलाना। देखिए बेसिकली स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो अपने टीचर के एजुकेटर होते हैं, ठीक है ना। तो विद इन द लिम्ब ऑफ दुओडेनम। अब देखो, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग को सिर्फ एक्सोक्राइन पोर्शन के बारे में पढ़ना है। ये कौन सा पोर्शन है, एक्सोक्राइन पोर्शन। ये कौन सा पोर्शन है बेटा, एक्सोक्राइन पोर्शन। तो ये बताइए, एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ लीवर जो होता है, कौन सा पोर्शन, एक्सोक्राइन पोर्शन, सॉरी पैंक्रियाज, लीवर बोल रहे हैं। तो पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है, उससे क्या रिलीज होता है, तो पैंक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस, पैंक्रियाटिक जूस। अब देखो, यहाँ पे दो बात आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे सिर्फ याद रखना है, यहाँ पे समझाऊंगा नहीं। और आप लोग पूरी प्लीज कहना भी मत कि सर ये कैसे होता है, क्यों होता है। आपको पैंक्रियाटिक जूस, एक्सोक्राइन पोर्शन सेक्रेट, कौन सेक्रेट करता है, एक्सोक्राइन पोर्शन। अब ये जो पैंक्रियाटिक जूस है ना, पैंक्रियाटिक जूस के सेक्रेशन
को दो हार्मोन इफेक्ट करता है। कितने, कौन से दो हार्मोन, कोई किसी को मालूम है? पैंक्रेटिक जूस सेक्रेशन स्टिमुलेटेड बाय, सेक्रेशन स्टिमुलेटेड बाय टू हार्मोन, ना 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 बिल्कुल नहीं, स्टिमुलेटेड बाय टू हार्मोन। देखो तुम लोग क्या यार, कैसा ब्लंडर वाला आंसर दिया है सुमैया बेटा, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। देखो पैंक्रेटिक जूस सेक्रेशन, अरे गला दबा देंगे, नहीं मालूम है तो वो अंडरस्टैंड मत लिखो, कोई इंसुलिन लिख रहा है, कोई बिलीडुबिन लिख रहा है, कोई ग्लूकागोन लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। पैंक्रेटिक जो स्टिमुलेटेड बाय का टू हार्मोन, मतलब पैंक्रेटिक जूस का सेक्रेशन, ये जो क्राइन पोर्शन है तो ये हार्मोन नहीं सेक्रेट करेगा, सुन लो, इंडोक्राइन पोर्शन ऑलवेज सेक्रेट सिंथेसिस एंड सेक्रेट हार्मोन, एक जो क्राइन पोर्शन नेबर सिंथेसिस एंड सेक्रेट हार्मोन, मेरी बात पहली बात तो ये समझ लो। लेकिन एक जो क्राइन पोर्शन पे हार्मोन वर्क करके वहां से कोई जूस का, देखो क्या होता है ना, इंडोक्राइन पोर्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, जो आपने कहा कि इससे हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन एंड और भी हार्मोन है, पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड प्लस और कौन से, एक और हार्मोन होता है ना, सोमैटोस्टैटिन। तो ये चार हार्मोन है, कितने, चार, सोमैटोस्टैटिन, नंबर नहीं लिख रहा हूँ, समझ गए ना, ये कितने हार्मोन है, तो ये सारे किससे, इंडोक्राइन पोर्शन से सिंथेसिस सेक्रेट होते हैं। लेकिन एक जो क्राइन पोर्शन पे कुछ हार्मोन वर्क करता है, ये आपके बुक में है, और कीप इन योर माइंड, एक जो क्राइन पोर्शन के ऊपर कुछ हार्मोन वर्क करता है और इससे पैंक्रेटिक जूस का सेक्रेशन करता है, और पैंक्रेटिक जूस डू नॉट कंटेन एनी हार्मोन, कीप इन योर माइंड। तो स्टिमुलेटेड बाय टू हार्मोन, कौन से दो हार्मोन, तो ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बसा लेना है, क्या कर लेना है, क्या कर लेना है, बता लीजिए, लिख दीजिए, दो हार्मोन इस पर वर्क करेगा और फिर इससे जूस निकलेंगे, पैंक्रेटिक जूस, और उसमें कोई हार्मोन नहीं होगा, मेरे पे कोई हार्मोन वर्क किया और मैं उसके रिस्पॉन्स में कुछ काम कर रहा हूँ। तो उसी तरह से पैंक्रेटिक, इसके जो क्राइन पोर्शन पे हार्मोन वर्क करता है, वो हार्मोन कहाँ से आता है ये हम बाद में बताएंगे, क्यों आता है, किस लिए आता है, क्यों, समझ में आया ना, ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। एक जो क्राइन पोर्शन पे दो हार्मोन वर्क करता है, कौन से दो हार्मोन, तो सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, ये दो हार्मोन वर्क करता है। इसका आज ही भेज दूंगा, मैं आज ही भेजूंगा, कल टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी इसलिए नहीं भेज पा रहा था। मैंने क्या कहा, इस एक जो क्राइन पोर्शन पे दो हार्मोन वर्क करता है, ये ए नंबर और बी नंबर, ए का, ए को हम सेक्रेटिन, बी का पूरा नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, और ये दोनों हार्मोन जब वर्क करता है ना एक्सोक्राइन पोर्शन पे, तो इससे पैंक्रेटिक जूस का सिंथेसिस एंड सेक्रेशन बढ़ जाता है। दूसरा समझ में आया, साथ समझ में आया, पैंक्रेटिक जूस का सिंथेसिस एंड सेक्रेशन दो हार्मोन की वजह से बढ़ता है, सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, बस इतना बात याद रखना, कहां से आता है, क्यों करता है, ये सब बातें बाद में। अब देखिए पैंक्रेटिक जूस में दूसरी बात, ये आपके लिए खास करके 11th के बच्चों के लिए, न्यूली लर्निंग बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, पैंक्रेटिक जूस डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम, डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम, पैंक्रेटिक जूस क्या एंजाइम रखता है, तो नहीं, पैंक्रेटिक जूस डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम। आपको ये बात भी ध्यान रखना होगा कि पैंक्रेटिक जूस जो होता है ना, कोई एंजाइम नहीं रखता है। ठीक है, क्या समझ में आया बात, अब आइए, तो पैंक्रेटिक जूस से जो सिंथेसिस एंड सेक्रेशन होता है, उसका डेली सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ ठीक है ना, पैंक्रेटिक जूस इज around
650 ml। कितना? डायग्राम में भी एक जो क्राइम पोर्शन ही लिखा हुआ है, कोई नाम नहीं है। एक जो क्राइम पोर्शन का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, जो क्राइम पोर्शन को जो क्राइम पोर्शन ही देते हैं। एक जो क्राइम पोर्शन का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन इंडोक्राइन पोर्शन को आइलेट ऑफ लैंगरहैन कहते हैं, क्योंकि लैंगरहैन साहब ने डिस्कवरी की। ठीक है ना? तो आपको ये बात याद ना भी रहे तो चल जाएगा कि कितना सेक्रेटरी होता है, लेकिन इसका पीएच याद रखना है। पैंक्रियाटिक जूस का पीएच कितना होता है? 8.4। कितना होता है? 8.4। तो ये एल्कलाइन हुआ या एसिडिक हुआ? एल्कलाइन हुआ या एसिडिक हुआ? एल्कलाइन हुआ। बाइल जूस का पीएच क्या होता है, बताएंगे कोई? व्हाट इज द पीएच ऑफ बाइल जूस? What is the pH of bile juice when it emerges from liver? Anyone? यहीं पे मैं नोट करके लिख रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड बात एनसीईआरटी में है। बाइल जूस का पीएच कोई बताएंगे? 7.4 to 7.6। देखो क्या होता है ना, याद रखना। आपको याद है बाइल लीवर? देखो ये लीवर है, तो लीवर का ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है। और देखो यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से भी यहाँ से भी, सॉरी फॉर दैट, यहाँ से भी, यहाँ से भी। देखो जब लीवर से बाइल जूस निकलता है तो यहाँ पे पीएच बाइल जूस का अलग होता है, और जब यहाँ से जाता है तो पीएच अलग होता है। ठीक है ना? सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो दुनिया वालों, क्योंकि ये बात जो है ना आपको अक्सर कंफ्यूज कर देता है। देखो लीवर से जब पीएच आया और जब यहाँ से निकल रहा है बाइल जूस, तो या यहाँ पे बाइल जूस है, तो इसका पीएच डिफरेंट हो जाता है। इसका पीएच हो जाता है 7.6 के अराउंड, और यहाँ पे पीएच होता है 8.6 के अराउंड। तो समझ में आया? मेरी बात समझ में आया? तो आपसे कहा जाए कि हिपैटिक बाइल, इसको हम कौन सा बाइल कहेंगे? हिपैटिक, क्योंकि लीवर से निकल रहा है। तो हिपैटिक बाइल का पीएच कितना होगा? हिपैटिक बाइल, पहले जो बता रहा हूं उसको सुनो मोहसिन साहब। ये अलग अलग बना हुआ तो बिल्कुल अलग होता है। गॉल लीवर के नीचे होता है भाई। गॉल ब्लैडर इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीवर, इट इज बिलो द लीवर। अभी मैं बताऊंगा, गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। 8.4, 8.6, 7.6, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आपको हिपैटिक बाइल का पीएच मतलब जब वो गॉल ब्लैडर में नहीं गया है उससे पहले इसका पीएच कितना है? बोलो भाई। तो इसका पीएच है कितना? 8.6। लेकिन जब गोल्ड ब्रदर में गया और उसके बाद जब वापस आ रहा है यहाँ से, तो इसका पीएच कितना है? 7.6। सीधे एक कम हो गया, मतलब एल्कलिनिटी कम हो गई। 7.6 कितना? 7.6। ध्यान रखना 7.4 नहीं, 7.6। ठीक है ना? तो बाइल जूस का पीएच जो है ना आपको लिखना है 8.6। कहाँ पे? हिपैटिक बाइल। और इसको सिस्टिक बाइल कर सकते हो आप। सिस्टिक बाइल मतलब गोल्ड ब्रदर से रिलेटेड टर्म के लिए क्या? सिस्टिक बाइल। तो इसका 7.6। ठीक है ना? ये याद रखना है आपको। दूसरी चीज, बाइल जूस का डेली प्रोडक्शन कितना होता है? डेली प्रोडक्शन ये ऐसे ही मतलब इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि बच्चे जो है ना, तो इसका याद रखना अराउंड 750 ml ऑन एवरेज। 750 ml, तो एक उससे ज्यादा है। तो ये मतलब उतना। अब देखो पैंक्रियाटिक जूस डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम, तो पैंक्रियाटिक जूस में होता क्या है? व्हाट इज द सब्सटेंस प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस कंटेन? बाइल जूस के बारे में भी अभी हम पढ़ाएंगे लीवर के साथ। क्या क्या रखता है पैंक्रियाटिक जूस? बताओ भाई क्या रखता है? बताओ भाई, एनीवन? देखो मैं इसमें बता रहा हूँ, सबसे पहले तो कोई भी जूस हो ना तो बिना वाटर के तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट मेनली, वेरियस इंजाइम्स, वेरियस इंजाइम्स। सुन लो ध्यान से। अब वेरियस इंजाइम में
इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी होता है, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम भी होता है, और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम भी होता है। मेरी बात समझो, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? प्रोटीन डाइजेस्टिंग, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, लिपिड डाइजेस्टिंग और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। मेरी बात समझो, प्रोटीन डाइजेस्टिंग, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, लिपिड डाइजेस्टिंग, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग। कौन से डाइजेस्टिंग? न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग। ठीक है ना। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम में मेनली अमाइलेज, और इसको कौन सा अमाइलेज कहेंगे? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। लिपिड डाइजेस्टिंग में लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग में न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज फर्दर दो तरह के होते हैं, अगर डीएनए पे वर्क कर रहा है तो इसको कहेंगे डीएनएज, और आरएनए पे वर्क कर रहा है तो आरएनए। अरे हमने एंजाइम लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, सॉरी। अरे यार, कभी कभी जज्बात में आके मैं गलत कर देता हूँ, ठीक है ना। अब दूसरा आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यहाँ पे एनी हार्मोन, सॉरी फॉर दैट, एंजाइम लिख दिया था। एंजाइम तो इट इज रिच इन एंजाइम, सही बात समझ में आ गई, हार्मोन लिखना चाहिए था, ठीक है ना। ठीक है बुशरा, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस थिंग? थैंक यू, थैंक यू, ठीक है ना। तो पैकेजिंग नॉट कॉन्टेंट, तो इट इज अ रिच इन एंजाइम, ठीक है। अब इसमें 4 ग्रुप के एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग में पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लिपिड डाइजेस्टिंग को पैंक्रियाटिक लाइपेज, और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग न्यूक्लिएज। और न्यूक्लिएज फर्दर डीएनए पे वर्क कर रहा है तो डीएनएज, और आरएनए पे वर्क कर रहा है तो आरएनएज, ठीक है ना। अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इससे जो निकलता है ना, वो प्रो एंजाइम के फॉर्म में होता है, प्रो एंजाइम या जाइमोजेन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? जाइमोजेन के फॉर्म में, प्रो एंजाइम या जाइमोजेन। अब प्रो एंजाइम या जाइमोजेन किसी को आइडिया है क्या होता है? बता चुके हैं आई थिंक, नहीं बताया है, बायोमोलिक्यूल बताया था प्रो एंजाइम या जाइमोजेन। यस, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। तो कौन कौन से होते हैं इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, तो इसमें ये 3 होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिनोजेन, ये इनएक्टिव फॉर्म है। ट्रिप्सिनोजेन का एक्टिव फॉर्म सबको मालूम है, ट्रिप्सिन, काइमो ट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो एलास्टेस। एक बात आपके बुक में एक चीज और लिखना चाहिए, वाटर एंड म्यूकस, म्यूकस भी होता है इसमें, इसके सेक्रेशन में, ऐसा नहीं कि म्यूकस नहीं होता है, ठीक है ना। वाटर एंड म्यूकस, म्यूकस मतलब ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। तो ये सारे एंजाइम्स हैं बेटा, प्लीज अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्लास के बाद आइएगा। ये 4 तरह के इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, मेरी बात समझ रहे हो ना? अब टू हियर एनी प्रॉब्लम नहीं ना। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा आता है, एनसीईआरटी में भी हुआ है कि व्हाई पैंक्रियाज सिंथेसिस एंड रिलीज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन इनएक्टिव फॉर्म, व्हाई नॉट इन एक्टिव फॉर्म? हु विल टेल मी द आंसर? व्हाई? सना आंसर देगी इसका, सना बताइए। मुसीर, आर यू हियर? हाँ बताइए। व्हाई pancreas synthesis and release inactive form of enzyme, why not active form of enzyme? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, नॉट अदर, बाकी सारे एक्टिव फॉर्म में होते हैं। कौन बताएगा इसका आंसर? मैं देखता हूँ आप लोगों में से, देखो गूगल करो। नहीं तस्मिया, या आप सही नहीं है। जोहैब साहब ने कुछ हद तक सही बताया है, देखो बिल्कुल सही बताया जोहैब साहब ने, कुछ हद तक क्यों सही बताया। देखो क्या होता है ना, नहीं नहीं जुवेरिया वो आंसर नहीं था, तो हिट एंड ट्रायल मेथड है। देखो जैसे कि मान लो ये है सेक्रेटरी पोर्शन, अब यहाँ से प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो रिलीज होगा तो वो ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा। अब जब ये ऐसे ऐसे जाएगा तो आप सबने सेल बायोलॉजी तो शायद पढ़ लिया है, तो सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा
कि सेल के मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं कि नहीं? अफीफा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो इसके क्या करेगा ना, अगर ये एक्टिव फॉर्म में है तो ये पूरा इसके जो ल्यूमेंस हैं इन सब जगह पे जितना भी प्रोटीन होगा ना उन सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। तो सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ इट्स कैनाल, टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ इट्स कैनाल देयर सिंथेसाइज एंड रिलीज इन इनएक्टिव फॉर्म। और इसके अलावा फर्दर थोड़ा बहुत अगर मान लिया एक्टिव फॉर्म में भी है ना तो पूरी पैंक्रेटिक कैनाल की जो लाइनिंग है, ये पूरे की लाइनिंग जो है, इस पूरे कैनाल की जो लाइनिंग है इस पे म्यूकस और किसका, एल्कलाइन जूस का एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है। तो समझ में आया मेरी बात? ये एनसीईआरटी में भी है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? वाई दे सिंथेसाइज, 2-4 बच्चे वाई लिख दो अगर समझ में आया तो, ठीक है ना? सन्ना को नहीं समझ में आया बेटा, मैंने क्या कहा, इसका जो वाल है, ये जो वाल है इसमें ये सेल मेम्ब्रेन का ही तो बना हुआ है। तो इस वाल में क्या होगा, मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, उस सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, प्रोटीन होगा। तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कौन? अगर ये एक्टिव फॉर्म में एंजाइम रिलीज होंगे। लेकिन जब ये स्टोमक में पहुंचता है तो आप कहेंगे सर स्टोमक में भी कर सकता है। तो स्टोमक में बहुत थिक लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होती है और म्यूकस होती है, पैंक्रियाज में इतनी थिक लेयर नहीं होती है। तो यहाँ पे ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता है। समझ में आया ना? तो इसलिए स्टोमक में ये कोई प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? स्टोमक में बहुत थिक लेयर होती है किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस म्यूकस की, सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकस, म्यूकस या ग्लाइकोप्रोटीन एक ही चीज है, और प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो डायरेक्टली वाल के कांटेक्ट में ही नहीं आता है। ठीक है सर, समझ में आया? लेकिन यहाँ पे बहुत थिन लेयर होती है, ठीक है ना? तो ये बात याद रखना है, आपके बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी है। तो आपको ये इतना चीज याद रखना है कि ये एंजाइम होता है। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, इनमें से ये कोई सा भी एंजाइम कंप्लीट डाइजेशन किसी चीज का नहीं करता है, चाहे ये हो चाहे ये हो। नो पैंक्रियाटिक जूस कंप्लीटेड द डाइजेशन ऑफ एनी सबस्ट्रेट। वहां आएंगे तो वहां बताएंगे बेटा, अभी प्लीज कीप इन योर कीप साइलेंस, ठीक है ना? मैंने कहा वहां स्टोमक के बारे में हम बताएंगे, घबराइए मत। अभी हम पैंक्रियाटिक जूस की बात कर रहे हैं, जब हम गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाएंगे तो गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, ठीक है ना? अभी जो बात कर रहे हैं उसकी बात कीजिए, ठीक है? हमें मालूम है स्टोमक में भी पेप्सिनोजेन रिलीज होता है, ठीक है ना? और हमें उस पर डिस्कशन भी करना है। मैंने क्या कहा, इनमें से कोई सा भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो डाइजेशन को कंप्लीट कर दे पूरी तरह से। ये नहीं कि मान लिया ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया, ये ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया तो ये नहीं कि ये प्रोटीन पे डायरेक्टली वर्क करेगा, किस पे वर्क करेगा, प्रोटीन पे, और उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। नो पैंक्रियाटिक जूस completed the digestion, complete no pancreatic juice enzyme complete digestion, it only break down larger substrate into smaller substrate, smaller substrate। अब जैसे प्रोटीन पे ट्रिप्सिन वर्क किया सबस्ट्रेट, तो इसको किस में तोड़ देगा, डाइपेप्टाइड में। समझ में आया बात? ये नहीं कि इसको अमाइनो एसिड में, ये बात समझ में आया? तो नो पैंक्रियाटिक जूस एंजाइम कंप्लीट डाइजेशन, इट ओनली ब्रेक डाउन लार्जर सबस्ट्रेट इनटू स्मॉलर सबस्ट्रेट। जैसे कि अमाइलेज वर्क करेगा तो आप सबको मालूम है, कहीं का भी कोई अमाइलेज, लाइपेज जो है ना उसका थोड़ा अलग रूल है, वो अलग बात करेंगे। न्यूक्लियस जो है ना न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करेगा, उसको किसमें चेंज करेगा, न्यूक्लियोटाइड में। किसमें चेंज करेगा, न्यूक्लियोटाइड में। ये नहीं कि उसको न्यूक्लिक एसिड को तोड़ के, न्यूक्लिक एसिड में किसका बना, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है बताइए जल्दी से, बायोमोलिक्यूल पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड कौन से 3 कंपोनेंट का बना होता है? 3 कंपोनेंट के नाम बताइए हमें, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मत बताइए, 3 कंपोनेंट के नाम बताइए, कौन से 3 कंपोनेंट का बनाता है न्यूक्लियोसाइड? 3 कंपोनेंट, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। कौन लिखेगा? हाँ अब ना बात आई, आज लगता है अफीफा फॉर्म में है। 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है ना?
मदिया भी सही लिखी है, ठीक है ना। तो बात ये याद रखना है, ठीक है ना, प्लीज कीप इन योर माइंड। तो ये तो पैंक्रियाज की बात हो गई। पैंक्रियाज में देखो फर्दर हम लोग इंडोक्राइन पोर्शन के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इंडोक्राइन पोर्शन के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब भाई अब गॉल ब्लाडर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गॉल ब्लाडर की। देखो स्टेप वाइज चीजों को हम करेंगे ना तो ज्यादा आसानी होगी। अगर हम एक ही बार में सब कुछ को कर लेंगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखो किसी ने लिखा सर गॉल ब्लाडर क्या लीवर के बाहर होता है, बिल्कुल ये सेपरेट ऑर्गन है बेटा। ये लीवर है आपका और गॉल ब्लाडर यहाँ पे है, ये राइट लोब के नीचे ये गॉल ब्लाडर है। और ये गॉल ब्लाडर का देखो सुन लो, मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्योंकि किसी ने हमसे पूछा है अभी और नाम मुझे याद नहीं है। ये डक्ट है गॉल ब्लाडर का, ये आपका हिपैटिक डक्ट है राइट, सॉरी फॉर दैट, और ये आपका लेफ्ट, और ये कॉमन, और ये कॉमन बाइल डक्ट। और इसको कौन सा डक्ट कहते हैं, सबको बता चुके हैं, सिस्टिक डक्ट। तो गॉल ब्लाडर के राइट लोब के ये नीचे है, इसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लाडर। और गॉल ब्लाडर के डक्ट को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो सिस्टिक डक्ट। तो गॉल ब्लाडर जो है ना, आपको पहला चीज तो याद रखना कि प्रेजेंट इंफेरियर टू राइट लोब, प्रेजेंट इंफेरियर टू राइट लोब, कौन से, राइट लोब के। और इसके डक्ट को क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। अब दूसरी बात, गॉल ब्लाडर का काम क्या है। तो देखो बेसिकली गॉल ब्लाडर कोई ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गन है, इट इज नॉट, सॉरी इट इज नॉट अ ग्लैंड, इट इज नॉट अ ग्लैंड बट एन स्टोरेज ऑर्गन फॉर बाइल जूस। बाइल जूस के बारे में भी यहीं डिस्कस करेंगे हम, स्टोरेज ऑर्गन फॉर बाइल जूस। बाइल जूस जो है ना, यहाँ पे जैसे ये बाइल जूस है, ये बाइल जूस यहाँ से बन के आता है और ये यहाँ से यहाँ आके और यहाँ पे आके कुछ देर के लिए डिपेंड ऑफ 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के यहाँ पे स्टोर होता है। नॉट ओनली स्टोरेज बट यहाँ पे बाइल जूस आता है, तो उस बाइल जूस से वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट को, डिफरेंट चीजों को क्या करता है, ऐसा है तुम लोग फिर बुक से ही पढ़ लो अमान साहब। मैं बता रहा हूँ कि अरे जहाँ डायग्राम में गड़बड़, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम 3D डायग्राम है, तो राइट लोब के नीचे नहीं बल्कि ऐसे दिखता है, मेरे हाथ को देखो ठीक है ना, और राइट लोब ये है और यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है ऐसे। अगर इसका फोटो ये दूसरे एंगल से लिया जाए तो ये बेसिकली राइट लोब ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो ये अंदर में की तरफ दिखता है, अंदर में होता नहीं है। कभी भूल के मत कहिए कि ये गॉल ब्लैडर के अंदर है, गॉल ब्लैडर लीवर के अंदर है, लीवर के नीचे होता है, ठीक है ना। समझ में आया ना, मेरे हाथ को देख के समझ में आया ना, ऐसे है लीवर और ऐसे है गॉल ब्लैडर, और इसका फोटो खींचा गया तो ये अंदर में दिख रहा है, समझ में आया, ठीक है। तो मैंने डायग्राम को इसलिए बिल्कुल इस तरह से बनाया कि आपको क्लियरली दिखे, तो जो बात बता रहा हूँ उसमें अगर वो डायग्राम में इस तरह का होता तो मैं जरूर बताता कि ये बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आके खाली स्टोर नहीं होता है, बल्कि बाइल जूस गेट कंसंट्रेटेड आल्सो हियर, बाइल जूस आल्सो कंसंट्रेटेड हियर, आल्सो कंसंट्रेटेड हियर, बाइल जूस आल्सो कंसंट्रेटेड हियर, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आइए नेक्स्ट बात जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने सुना होगा कि एक टर्म कभी कभी ये एनसीक्यूटी को बुक में मिलेगा, कोलेसिस्टेक्टोमी, कोलेसिस्टेक्टोमी सुना है, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। इस सर्जरी को क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर को, गॉल ब्लैडर को काट के निकाल दिया जाता है, और इस प्रोसेस, इस सर्जरी का नाम क्या है, कोलेसिस्टेक्टोमी। जहां भी टर्म कोले या छोले आप जो पढ़िए ये लगाओ ना, इसका मतलब इट इज रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर। तो कई बार हम जो है ना गॉल, तो काटने क्या किया जाता है, यहाँ से इसको काट दिया गया, सॉरी ये तो अब जज्बात में के गड़बड़ हो गया, यहाँ से इसको काट दिया गया यहाँ से,
और यहाँ पे टाई कर दिया गया, यहाँ से काटने के बाद यहाँ पे टाई कर दिया गया, ठीक है। अब डायरेक्टली लीवर से जा रहा है। तो लेकिन एक बात जान लो, लीवर से जो बाइल जूस आता है ना वो नॉन इफेक्टिव होता है। मैं आ रहा हूँ वहां पे, आ रहा हूँ बेटा साथ, ठीक है ना। बाइल जूस को अगर सॉरी गॉल ब्लाडर को अगर निकाल दिया जाए तो हमारा बाइल जूस नॉन इफेक्टिव हो जाएगा, वो काम के लायक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जिस पीएच पे जिस कंसंट्रेटेड, देखो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के बाद ही वो वर्क करता है, समझ रहे हैं ना बात को। एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, तो उसको पहले गॉल ब्लाडर में आना है, वहां पे कंसंट्रेशन होना है, उसका पीएच भी कम होता है, आपको याद है ना, मोर एसिडिक होता है, और तब जाके वो वर्किंग होता है। अगर डायरेक्टली लीवर से जो बाइल जूस निकलता है ना, दैट इज नॉट इफेक्टिव। इसीलिए किसी का गॉल ब्लाडर निकाल दिया जाए ना, तो उससे जो बाइल जूस निकलता है ना वो इफेक्टिव नहीं होता। और बाइल जूस इज वेरी इसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ, इफेक्टिव बाइल जूस इज इसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। इसीलिए वैसे लोग जो है ना फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। बस मोटा मोटी अभी समझो, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो समझ में आया बात ना? अगर किसी का कोलेसिस्टेक्टोमी है तो क्या वो फैट को डाइजेस्ट प्रॉपर्ली कर पाएगा? यस या नो बताओ, ये क्वेश्चन आ सकता है। किसी का गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया तो क्या वो फैट को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर सकता है? तो बस इतना याद रखना, नो। अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब आई, तो बाइल जूस का काम क्या है? टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ गॉल ब्लैडर का काम क्या है? टेम्पोररी स्टोरेज एंड मेकिंग बाइल जूस इफेक्टिव। अब देखिए, तो ये बाइल जूस जो है, इसमें डेली बाइल जूस का सेक्रेशन कितना होता है हमने बताया है? 500 से 1000 ml या करीब 750 ml। आपको इतना याद रखना है, 500 से 1000 ml या 750 ml, ठीक है ना। और आपका जो बाइल जूस है, अब एक बार आप लोग जल्दी से मुझे बताइए, तो मैं देखता हूँ कितना बच्चों को याद है। प्लीज पीछे का मत देखिएगा, मैं ईमानदारी से अपने पूरे बताइएगा, आपकी ईमानदारी पे छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे पीएच कितना होगा और यहाँ पे पीएच कितना होगा बाइल जूस का? यहाँ पे बोलिए, यहाँ ए पे और बी पे। ए पे कितना होगा बाइल जूस का पीएच? 8.6, और बी पे 7.6। वेरी गुड, बी पे 7.6, ठीक है। 7.5 भी लीजिए तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन आपको स्पेसिफिक याद। अब आइए, ये आपको 500 से 1000। अब बाइल जूस में होता क्या है? बाइल जूस में कौन सा एंजाइम होता है, कौन बताएगा? बाइल जूस कॉन्टेन कौन सा एंजाइम? बाइल जूस में एंजाइम कौन सा? नो एंजाइम एंड हार्मोन। नो एंजाइम एंड हार्मोन। नो, इंटेरोकाइनेज इज नॉट प्रेजेंट इन बाइल जूस। एमन कुछ भी मत लिख दो बेटा, इंटेरोकाइनेज नॉट प्रेजेंट इन बाइल जूस, ठीक है ना। इंटेरोकाइनेज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है ना। तो कंटेन नो एंजाइम एंड नो हार्मोन। अब दूसरी चीज, जाहिर सी बात है, इसके कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें क्या क्या होगा? वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट जस्ट लाइक पैंक्रियाटिक जूस। म्यूकस नहीं होता है इसमें सेक्रेशन में, ठीक है ना। उसके बाद बाइल सॉल्ट, स्पेशली बाइल सॉल्ट का नाम याद रखना है। बाइल सॉल्ट कौन कौन से बाइल सॉल्ट? तो आपको ये दोनों नाम याद रखने होंगे, रट्टा मार लीजिए, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। बाइल पिगमेंट, देखो बाइल सॉल्ट इज अ डिफरेंट थिंग, बाइल पिगमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। बाइल पिगमेंट मतलब क्या हुआ? कलरिंग सब्सटेंस। तो बाइल पिगमेंट दो तरह के होते हैं, कौन कौन से बताइए? बिली रूबिन एंड बिलीवर्डिन। इसमें येलो कलर का कौन होता है और ग्रीन कलर का कौन होता है? येलो कलर कौन सा? यस, रेड येलो, याद ऐसे कर सकते हैं, आर से रेड, वाई से येलो। बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का है। इसके अलावा इसमें क्या और भी कोई सब्सटेंस होता है? मैं इनके अलावा, तो दीज आर द चीफ कंपोनेंट ऑफ बाइल जूस, ठीक है। अब आइए, बाइल जूस जो है ना, इसमें बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस का काम क्या है बताइए भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? तो देखो बाइल जूस का मेन काम जो है ना, देखो अब जैसे कि बाइल जूस में ये बाइल सॉल्ट्स, इसका मेन काम है
इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। ऑफ फैट एंड मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल फॉर्मेशन, अब ये क्या होता है ये हम डाइजेशन ऑफ फैट में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दूसरा, बाइल जूस हेल्प इन, एक तो ये काम हो गया, दूसरा काम क्या होगा इसका, हेल्प इन मेकिंग इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, भाई इंटेस्टाइन में तो जाता है ना, पीएच नॉर्मल और अराउंड कितना 7.4। इंटेस्टाइनल जूस का मतलब यहाँ पे डुओडेनम है, डुओडेनम में नॉर्मल, सो दैट डिफरेंट एंजाइम कैन वर्क हियर, डिफरेंट एंजाइम कैन वर्क हियर। समझ में आया ना। इसके अलावा भी कोई काम है बाइल जूस का, हाँ बोलो। यस, बाइल पिगमेंट स्पेशली, कौन सा, बाइल पिगमेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड कलर टू स्टूल, स्टूल समझते हो ना, पोटी एंड यूरिन। भाई देखो इसके बाइल पिगमेंट के प्रोडक्ट होते हैं, आपको बताएंगे कौन से, नाम बता दे रहा हूँ, लिखूंगा उखूंगा नहीं। स्टर्कोबिलिनोजेन देखो और दूसरा यूरोबिलिनोजेन। देखो तो इन सब का नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस इतना याद रखना। जैसे सुमैया ने अभी लिखा है एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, तो बेटा लाइपेज का एक्टिवेशन बेसिकली ये नहीं करता है, ये काम करता है, हम बताएंगे आप लोग जो बहुत सारी चीज़ों में। यूरोक्रोम भी यही बनाता है ना, क्या घबरा रहे हैं। यूरोबिलिनोजेन बाद में अल्टीमेटली यूरोक्रोम में बनता है और वो बाइल पिगमेंट से ही बनता है। वो कहाँ किससे बनता है, बाइल पिगमेंट। हमने कैसे क्या लिखा है, बाइल पिगमेंट प्रोडक्ट, ठीक है ना। चलिए हमको बहुत डिटेल में नहीं जानना है, ठीक है ना। यूरोक्रोम बेसिकली अल्टीमेटली फॉर्म बाई बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट तो कौन से होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। और आप आगे पढ़ोगे जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आप पढ़ोगे बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बनता है, बिलीरुबिन से अल्टीमेटली स्टर्कोबिलिनोजेन बनता है, फिर यूरोकोबिलिनोजेन बनता है, यूरोकोबिलिनोजेन से यूरोक्रोम बनता है, ठीक है ना। तो अभी हमको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, जो जरूरत है उतना जान लेना है, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड माइसेल फॉर्मेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। आपको बेसिकली वो गलत बताया जाता है, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज नहीं करता है ये, बेसिकली लाइपेज के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड करता है। ये आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ रखा होगा, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, बाइल जूस का काम या बाइल सॉल्ट का काम, लेकिन ये एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज नहीं करता है। हम आगे अभी डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ फैट में, ठीक है ना। समझ में आया ना बात, मेरी बात समझ में आई ना। आप लोगों ने जो आंसर लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखा है, इसलिए मैं बताया हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये लाइपेज को एक्टिवेट नहीं करता, आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए, तो ये बाइल पिगमेंट्स गॉल ब्लैडर की बात हो गई, इतना ही हम लोग को जानना है गॉल ब्लैडर का, इससे ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है ना। अब हम लोग देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हमारे लिए। देखो हमने अभी तक, मैंने कहा ना जरूरत नहीं है नाम आपको याद करने का, नाम मैंने बोल दिया है, स्टर्कोबिलिनोजेन, यूरोबिलिनोजेन। जरूरत होता तो मैं लिख देता जरूर, जरूरत नहीं है सारी चीज़, क्या को अपने दिमाग में कूड़ा करकच भरेंगे। आपको जरूरत हो तो मैं जरूर बताता, समझ रहे हैं जोहैब साहब, जरूरत ही नहीं है इसलिए मैं नहीं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, इतना तो हमें अंदाजा है ना कि क्या पूछा जाता है, ठीक है ना। नहीं म्यूकस बहुत नॉमिनल अमाउंट में होता है, ठीक है ना। तो अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, और दैट इज अबाउट द हिस्टोलॉजी। और देखो हिस्टोलॉजी के साथ साथ हम लोग हिस्टोलॉजी पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड का। देखो हमारे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड देखें तो ग्लैंड में कौन कौन से हैं, दो तरह के। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड। अब इसमें दो तरह के ग्लैंड होते हैं, अगर मैक्रोस्कोपिक जो आंख से दिखता है, जो नेकेड आई से दिखता है, और माइक्रोस्कोपिक जो नेकेड आई से नहीं दिखता है। मैक्रोस्कोपिक कौन से हैं, तो आपने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड,
आपने पढ़ा लीवर, आपने पढ़ा पैंक्रियाज, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अब माइक्रोस्कोपिक में कौन से ग्लैंड होते हैं? तो माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड में जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। सॉरी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से पहले हम लोग ये लिख लेते डायरेक्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन से? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है ना। दूसरा इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये दो ग्लैंड पढ़ना है। तो ये हम हिस्टोलॉजी का याद है ना, हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, बताया था ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब टिश्यू का स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। और अगर नेकेड आई से स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बताइए? नेकेड आई से अगर हम बॉडी के टिश्यूज का स्ट्रक्चर का देखते हैं, बॉडी के डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो एनाटॉमी। अंदर की चीज को, अंदर की, बाहर के चीज को देखोगे तो जैसे मैं दिख रहा हूँ बहुत ही हैंडसम छा या बहुत ही अगली, तो वो मॉर्फोलॉजी हो गया। लेकिन अगर हम काट छाट के अंदर के बॉडी के पार्ट को देखोगे तो वो क्या कहलाएगा? एनाटॉमी। लेकिन अगर उसी चीज को अगर आप उसमें माइक्रोस्कोपी के स्टडी करोगे तो उसको क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। तो अब हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल, सिर्फ कैनाल की हिस्टोलॉजी हमारे सिलेबस में। हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? 1 मिनट में पानी एक घूंट पी लूं। हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। माइक्रोस्कोपिक जो नेकेड आई से नहीं दिखता है, जो ग्लैंड नेकेड आई से नहीं दिखता है लेकिन डाइजेस्टिव कैनाल के साथ रहता है या डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रहता है, उसको माइक्रोस्कोपिक कहेंगे। पूछ रही हैं लखन प्रसाद की सिस्टर आस्था गुप्ता, एलपीजी की सिस्टर, कि सर माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड का मतलब क्या है? देखो, ऐसे तो डाइजेस्टिव कैनाल की शुरुआत माउथ से होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग के जो सिलेबस में है, अरे बेटा लिखा तो है डाइजेस्टिव माइक्रोस्कोपिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड लिखा तो है, नाम तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको हो क्या गया है, कभी लिख रही है ओके दर आस्था, तुम्हें सब सही है। तो देखो माइक्रोस्कोपिक हम लोग को हिस्टोलॉजी में तो ऐसे भाई माउथ से शुरू होता है, लेकिन माउथ की हिस्टोलॉजी नहीं पढ़नी है, फेरिंग्स की नहीं पढ़नी है। पर बताऊंगा, काहे घबरा रहे हो? सही प्लेस पे, रिलीवेंट प्लेस पे बताऊंगा माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड कहाँ होता है, बताऊंगा, ठीक है ना। ये हिस्टोलॉजी के बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, हिस्टोलॉजी के साथ पढ़ाऊंगा, सॉरी बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को कहाँ पढ़ना है? ये इसोफेगस से लेके एनल कैनाल। देखो ये इसोफेगस का क्या है, इंड है एक, और ये इसोफेगस का हमारे डाइजेस्टिव कैनाल का दूसरा इंड है। तो इसोफेगस से लेके एनस तक आप पूरे डाइजेस्टिव कैनाल को, ये बात तो समझ में आया ना, कहाँ से लेके ऊपर इसोफेगस के प्रोक्सिमल इंड से लेके एनस तक, एनस के डिस्टल इंड पे ये यहाँ तक, ठीक है ना। देखो देखोगे ना पूरे वाल में
ये डाइजेस्टिव कैनाल का कैनाल हुआ और इसके वाल होंगे, ये वाल होगा, डाइजेस्टिव कैनाल का वाल होगा, ये सारा वाल होगा कि नहीं होगा। तो वाल ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल फ्रॉम इसोफेगस अप टू एनस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स। पहला बात हम यही पूछ रहे हैं, माइक्रोस्कोपी, अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो किसी भी वाल को देखोगे तो वो कितने लेयर के बने होंगे, किसी को आइडिया। ज़्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने 3 लिखा है, ज़्यादातर बच्चों ने 4 लिखा है। तो आपको पहला बात तो ये सबसे पहली बात है, सबसे बेसिक बात, wall of digestive canal consist of 4 sublayers। कितना सब लेयर्स? 4 सब लेयर्स। 4 लेयर्स करना, सब लेयर्स करना ठीक नहीं रहेगा, उस लेयर्स के फर्दर सब लेयर्स, 4 लेयर्स। देखो मान लो, सपोज करो हमने यहाँ पे सबसे जो हमको दिखाना चाहिए, मान लो हमने इसका स्टोमिक है, क्या है, सॉरी ये क्या है, दुओडेनम ना है, ये दुओडेनम है। अब दुओडेनम का क्रॉस सेक्शन लिया, ये इसका हमने क्या लिया, क्रॉस सेक्शन लिया, ये इसका क्रॉस सेक्शन समझते हो ना। तो क्रॉस सेक्शन लिया और इसको हमने माइक्रोस्कोप में देखा, तो इसमें जो है ना, ये तो भाई क्रॉस सेक्शन में ये तो एक लेयर नहीं दिखेगा। अगर मान लो इसका कट लिया, क्रॉस सेक्शन लिया, क्रॉस सेक्शन समझते हो ना, ऐसे काट दिया इसको, यहाँ से ऐसे काट दिया और उसके बाद इसके वाल को एग्जामिन किया, तो इसके वाल को एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप में रख के, इसके एक पीस को, स्लाइस को यहाँ से यहाँ हमने काट दिया। तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और पता नहीं, यहाँ से यहाँ ऐसे काट दिया, अरे ये काटा नहीं, ये डिलीट मार दिया मैंने, लो भैया, ठीक है, सुन लो, मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत आता है, ठीक है ना। इसको हमने काट दिया, अब काटने के बाद इसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो हमने देखा कि एक सबसे अंदर में एक लेयर है, एक लेयर ये ग्रीन कलर का, उसके बाहर एक लेयर है ये रेड कलर का, ये एक लेयर है, इसके बाहर एक और लेयर है, और इसके बाहर भी एक बहुत थिन लेयर है ये। तो कितना लेयर हो गया, कितना लेयर हो गया, ठीक है ना। तो भाई नहीं बेटा, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, मुझे कलर पहचानने में दिक्कत आती है, ठीक है ना, मैं पहचान नहीं पाता हूँ, मतलब बता दोगे दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है, ये रेड है, कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है बेटा, ठीक है ना। ये रेड, सॉरी ये तो पिंक हो गया ना, ये रेड है, ठीक है ना, और उसके बाद ये ब्लैक वाला एक कलर है, लेयर है, कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है ना। और तो ये 4 लेयर है, फर्दर इसके और भी होते हैं। तो जो अंदर वाला जो सबसे लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, बोलो, म्यूकोसा, म्यूकोसल लेयर। उसके बाद ये जो रेड कलर वाला है, इसको हम क्या, कौन सा लेयर कहेंगे, सब म्यूकोसल लेयर। उसके बाद ये ब्लैक वाले को हम कौन सा लेयर कहेंगे, मस्कुलारिस एक्सटर्ना लेयर। और जो ये है स्काई ब्लू में कहते हैं, इसको स्काई ब्लू में कहते हैं, ये कौन सा है, सीरोसा लेयर, सीरोसा लेयर, ठीक है ना। तो ये इसके 4 लेयर होते हैं। ये आप कहाँ से, अगर आप इसको भी एग्जामिन करोगे तो भी इसमें भी 4 लेयर, इसमें भी 4 लेयर, लेकिन सब में एक जैसा लेयर नहीं होता, इसमें भी 4 लेयर, इसमें भी 4 लेयर, इवन एनल कैनाल, रेक्टम में भी 4 लेयर, एनल कैनाल में भी 4 लेयर, ठीक है ना, सब में 4-4 लेयर होते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरी बात को ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाए कि इनर मोस्ट लेयर कौन सा है, मिडिल लेयर कौन कौन से हैं, तो सब म्यूकोसा और मस्कुलर एक्सटर्ना। इसमें पूछा जाए कि इनमें आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, तो सीरोसल लेयर। सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, तो मस्कुलर एक्सटर्ना। थर्ड आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, इसे क्वेश्चन भी आ जाता है, तो सब म्यूकोसा लेयर। हाँ, सब में 4 लेयर होता है, ठीक है ना, अनामयूब, सब में बेटा 4 लेयर होता है, ठीक है ना, सब में 4 लेयर, चाहे वो स्टोमिक हो चाहे कहीं भी हो, सब में 4 लेयर होता है। मुझे मालूम है आप क्यों पूछ रहे हैं,
आपने पढ़ा होगा कि इनर वाल ऑफ स्टमक, तो मैं पहले ये बता दूं, आप बिना कोई एक्सेप्शन के याद रखेंगे, लेकिन सब में ये 4 लेयर के फर्दर हर एक लेयर के सब लेयर भी हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबके देखो एक एक डिवीजन हुआ, उसके फिर छोटे छोटे डिवीजन होते हैं। तो अब जैसे म्यूकोसल लेयर है, तो म्यूकोसल लेयर का अगर अभी हम ये, तो अभी थोड़ा सा डायग्राम बनाया, अभी इसका डायग्राम खतरनाक वाला बनेगा, घबराइए मत। तो किसी भी आप, ये 4 बेसिक लेयर्स हैं, कहाँ पे, इसोफेगस से लेके एनल कैनाल। अब आई, अब जैसे कि आपका म्यूकोसल लेयर है, तो म्यूकोसल लेयर के फर्दर 3 सब लेयर होते हैं। म्यूकोसल लेयर हैव, और सब जगह म्यूकोसल लेयर हैव फर्दर 3 सब लेयर्स। जैसे ये म्यूकोसा है ना, तो म्यूकोसल लेयर का मैं, म्यूकोसल लेयर है, अब ये म्यूकोसल लेयर का मैं एक मैग्नीफाइड व्यू बनाता हूँ। ये डायग्राम प्रॉपर इसमें बन नहीं पाता है यार, डिजिटल बोर्ड का यही फायदा होता है। अब देखो ऑफिस शायद 2-4 दिन में खुलने लगे, ये देखो ना, मैं गोल बना रहा हूँ, कुछ का कुछ बन जा रहा है। चलो कोशिश करते हैं, शायद इस कलर से कुछ कामयाबी मिल जाए। ये म्यूकोसल लेयर के हम सब लेयर्स बना रहे हैं, किसके, म्यूकोसल लेयर के हम सब लेयर को यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है ना। ये है म्यूकोसल लेयर का सब लेयर, ठीक है ना। उसके जस्ट बाहर ये है, उसके जस्ट बाहर कौन सा है, ये ये है, ठीक है ना। ये भी म्यूकोसा का ही है, उसके जस्ट बाहर ये है, ये हम दूसरा कलर ब्लैक इस पे बनाएंगे तो कॉन्ट्रास्ट होगा। ये म्यूकोसा के 3 सब लेयर हैं। म्यूकोसल लेयर को अगर मैग्नीफाई करें तो हमको उसमें कितना लेयर, सब लेयर दिखेगा, 3। कौन कौन से, सबसे अंदर में स्काई ब्लू, उसके जस्ट बाहर कौन सा कलर है रे, उसके जस्ट बाहर कौन सा है, पिंक है, क्या है उसको क्या कहेंगे, या पर्पल कहेंगे, पर्पल कलर कहेंगे ना, बोलो तो कौन सा कलर कहेंगे वो, मुझे कलर ही नहीं पहचान में आता, देखो फर्स्ट क्लास की चीज़ नहीं आती है मुझे, क्या मेरे से पढ़ते हो जी तुम, फर्स्ट क्लास में बच्चे इस कलर पहचानना सीखते हैं ना, असल में हमने फर्स्ट क्लास पढ़ाई ही नहीं की थी। हाँ तो पर्पल कलर है, मेरे बेटा से पूछो तो किसी कलर के बारे में बता देगा। देखो, तो जो स्काई ब्लू वाला है ना, ये इनर मोस्ट लेयर है। ये म्यूकोसा के 3, म्यूकोसा लेयर को मैं, म्यूकोसा को हमने 3 सब लेयर में हमने डिवाइड किया है। अगर म्यूकोसा का हमने क्रॉस सेक्शन लिया है तो उसमें 3 सब लेयर होगा। इनर मोस्ट को क्या कहेंगे, बोलो, एपिथेलियल लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसके बगैर एपिथेलियल सब लेयर, नॉट लेयर। अब यहाँ पे हम क्या का इस्तेमाल करेंगे, एपिथेलियल सब लेयर। उसके जस्ट बाहर में जो पर्पल है, इसको क्या कहेंगे, मस्कुलारिस, सॉरी, लैमिना प्रोप्राया। और इसके जस्ट बाहर जो है लेयर, इसका कोई नाम बताएगा तो उसे डिजिटल 5 रुपए मिलेंगे, नहीं डिजिटल 20 रुपए, मतलब वो भी नहीं दे सकता मैं, डिजिटल भी कैसे देते हैं मुझे नहीं मालूम, 20 रुपए मिलेंगे। बोलो, ये ब्लैक वाला कौन सा सब लेयर है, लैमिना प्रोप्राया सब लेयर, और ब्लैक वाला कौन सा लेयर कहलाएगा बताओ। एनी वाइल्ड गेस, बिल्कुल सही जिशान जमील, यू हैव गॉट 20 रुपीज फ्रॉम माई साइड, ठीक है ना।
जस्ट फॉर मोटिवेशन, ठीक है ना, नॉट फॉर मनी, ठीक है ना। तो इसका नाम होता है मस्कुलारिस म्यूकोसा, मस्कुलारिस म्यूकोसा। तो ये दीज थ्री आर सब लेयर्स ऑफ, किसका सब लेयर्स ऑफ, बोलो तो जल्दी से, सब लेयर्स ऑफ, बोलो, म्यूकोसा। अब देखो, अब देखिए आपको इतना बात जरूर ध्यान रखना होगा कि म्यूकोसा के 3 सब लेयर होते हैं, और ये सब जगह ये 3 सब लेयर होते हैं, चाहे इसोफेगस में आ जाओ, चाहे स्टोमिक में आ जाओ, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाओ, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाओ, चाहे एनल कैनाल में आ जाओ, सब जगह ये 3 सब लेयर होते हैं। लेकिन क्या सब जगह जो इनर मोस्ट एपिथेलियल लेयर है, आपको यहाँ पे इनर मोस्ट एपिथेलियल लेयर कैसा दिख रहा है, कॉलमनर दिख रहा है, क्यूबॉइडल दिख रहा है, कैसा कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है भाई, कॉलमनर की क्यूबॉइडल, यहाँ पे एपिथेलियल लेयर कैसा दिखता है, दिख रहा है, बताइए, कॉलमनर। लेकिन क्या पूरे डाइजेस्टिव कैनाल में कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, आप मेरे, तो कहाँ कहाँ कॉलमनर होते हैं, कहाँ कहाँ दूसरे तरह के होते हैं, बताइए। चलिए बात करते हैं ईसोफेगस में, इसकी बात करते हैं ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस में जो एपिथेलियल सेल्स होगा वो किस तरह का होगा, बता चुके हैं पहले को आपको, टिश्यू याद कीजिए। ईसोफेगस में एपिथेलियल लेयर किस तरह का होगा, एपिथेलियल सब लेयर किस तरह का होगा, बोलिए। ईसोफेगस में एपिथेलियल सब लेयर नहीं, बिल्कुल गलत, जो है बिल्कुल गलत, नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल। ईसोफेगस में कैसा होगा, बोलिए, नॉन केराटिनाइज, याद है ना टिश्यू, तो ईसोफेगस में कैसा होगा, नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो आपसे कोई पूछ दे कि ईसोफेगस में किस तरह का एपिथेलियम होता है, बोलिए, तो आप नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, म्यूकोसा का जो इनर मोस्ट सब लेयर है ना, वो उसमें एपिथेलियल है लेयर, और एपिथेलियम ईसोफेगस में कैसा है, सबको समझ में आया, तो वाई लिख दो, लिख दो भाई, समझ में आ गया तो चलो, ठीक है ना। अब स्टोमिक, सुन लो ध्यान से, गौर दे, ये तो सुप्रा दुप्रा महा सुप्रा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा। स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन तीनों के म्यूकोसा में जो इनर मोस्ट लेयर है उसमें वो कौन से एपिथेलियम का बना हुआ है, बताइए, कौन सा एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। पूरे स्टोमिक में, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में, पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा का इनर मोस्ट लेयर है, बिल्कुल सुमैया ने सही आंसर दिया है, वो क्या है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है ना, अप टू रेक्टम। अब बताइए एनल कैनाल, ये है एनल कैनाल, तो एनल कैनाल में कौन सा एपिथेलियम है, बताइए, एनल कैनाल में कौन सा एपिथेलियम है, बताइए। आई थिंक आपको थोड़ा सा हमने आइडिया दिया था, ये है एनल कैनाल का वाल, और एनल कैनाल के वाल में म्यूकोसा के इनर मोस्ट, देखो, अरे ट्रांजिशनल नहीं रे बेवकूफ, ये यूरिनरी ब्लाडर नहीं है, एनल कैनाल है, यूरेटर नहीं है। देखो इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करना, एक 1/3, फिर 1/3 और फिर 1/3, ठीक है ना। अब बताओ ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा। सी में होगा सिंपल कॉलमनर, बी में नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, और ए में केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है ना। बाकी कल
बच्चे लिख के भेज रहे हैं बाकी कल, हाँ भी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, घबराइए मत, इतना जो एक चीज़ को तो कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ ये बात समझ में आई। तो देखो लेकिन एनल कैनाल, ये एनल कैनाल के बारे में है, ये किसका है, तो मैं अलग नहीं लिख रहा हूँ, डायग्राम में ही लिख दिया हूँ। तो दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना, दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन चूंकि ये बात चली है, तो जब आपको इसोफेगस का जान गए, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन का जान गए, तो एनल कैनाल को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं बनती है। अदरवाइज इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, शायद एनल कैनाल पे आपसे क्वेश्चन ना कभी पूछा जाए, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर यू टूडे। मैं अभी छोड़ रहा हूँ, मुझे मालूम है आप लोग 8 बजे से क्लास कर रहे हैं लगातार, और आज का टॉपिक भी थोड़ा सा ड्राई है, ये वाला टॉपिक जो है, क्योंकि ये हिस्टोलॉजी है, इसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? कल हम लोग बीटीएस का सिलेबस में सब कुछ, जब जो पढ़ाई हो जाएगा संडे तक, जो सब कुछ रहेगा, ठीक है ना, एवरीथिंग फ्रॉम डे 1 टू टिल, ठीक है ना, बीटीएस के सिलेबस में सब कुछ रहेगा, ठीक है ना। घर पे रहते हैं तो पढ़ाई कीजिए खूब दिल लगा के। चलिए, अल्लाह हाफिज़, सब बखैर, गुड नाइट। अबे बंद तो हो जा।